हेलो बच्चों, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से होंगे आप और अपने एग्जामिनेशंस की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे क्लास 12 बोर्ड्स की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप अभी जानते हैं कि क्लास 12 बोर्ड्स में भी जो सीबीएसई पेपर बनाती है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आप रट के मेमोराइज करके पूरी कहानी नहीं कह पाएंगे। यही नहीं, आपके जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है जहां पर आप जेई दे रहे होंगे या नीट एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या सीयूईटी दे रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, वहां भी आपके कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन की टेस्टिंग होने वाली है। इसलिए आपको वो वीडियो देखने चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, जिससे आप हर जगह विनर के रूप में निकल सकें। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूं। चल चल रही है ये। अभी हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर 8 पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। आज हम लोग ये दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। इस पूरे चैप्टर को, छोटा चैप्टर है, पहला है डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरे में आपको दिख जाएगी प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रम। पहले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। आप इससे पहले के वीडियो, पहले के चैप्टर के वीडियोस देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, क्लिक करके देख सकते हैं। जब सीक्वेंस में फिजिक्स को पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर भाषा में आपको समझ में आती है फिजिक्स। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स काफी आसानी से आपको समझ में आए और लेक्चर या वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, ये कहीं भी आप पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में, कोटा में पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तो भी इन वीडियोस में उससे बेहतर वैल्यू एडिशन आप महसूस करेंगे। ज्यादा बेहतर आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बातें तो होती ही रहेंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12 के लिए, और ये रहा हमारा पार्ट 1, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सवेल इक्वेशंस की हम लोग बात करेंगे। और बहुत सुंदर बात देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट रखी क्यों गई है, उसका रिश्ता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। कुछ बच्चे चाहते हैं जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो पीडीएफ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बस मोबाइल से क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा और आपकी पढ़ाई में उससे सहूलियत आपको मिलती रहेगी। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, इसके अंदर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब लाइव में पढ़ाता पूरा हूं, डेरिवेशन कर रहा हूं, आपको डाउट आ गया सर इसमें ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया, न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, बना रहा हूं, आपने कहा सर इसमें तो ऐसा किया था उसमें वैसा कर दिया, आखिर क्यों। इन सब बातों का जवाब बहुत सुंदर तरीके से आपको मैं देता हूं, जिससे आपको आसानी से फिजिक्स समझ में आए। यही नहीं, इसी को लेते हुए द्रोणा बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। द्रोणा फिजिक्स है, द्रोणा मैथमेटिक्स है। इस द्रोणा बैच की खूबी क्या है कि पूरी चीज को आपको अच्छे से तो हम पढ़ाते ही हैं पूरा थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स। इसके साथ साथ दो स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए रखते हैं लास्ट में जब पढ़ा लेते हैं। एक है एनसीईआरटी कॉर्नर, जहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। दूसरा है पीवाईक्यूज कॉर्नर, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, जिससे जब ये चैप्टर खत्म हो तो आपको इन टोटो सारी चीज बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी टॉपिक को, और बहुत सुंदर तरीके से आप इसको समझने वाले हैं। देखिए यहां बात शुरू होती है इंट्रोडक्शन। चैप्टर का पहला पार्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में है, तो ये मामला क्या है ये मैं पहले समझाता हूं, तब मजा ले पाएंगे इसका आप। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया है अब तक, सीक्वेंस में आप पढ़ रहे होंगे जब, कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये कहानी हमने कहां पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 में, याद कीजिए। बायो सावर्ट लॉ वगैरह पढ़ा था और स्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने शो किया था कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये हमने चैप्टर 4 में सीख लिया। और उसके बाद हमने एक चीज और सीखी थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी या करती है। ये बात हमने सीखी थी। इसको मैं और इसका एनालिसिस करूंगा अभी इसी वीडियो में अंत में। ये हमने देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, चैप्टर नंबर 6 में। तो ये दोनों बातें हम सीख चुके हैं। लेकिन अब ये बात की जाए इसकी पलट, कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है।
भाई ये दो बातें तो सिद्ध हो गई, हम जान चुके हैं। लेकिन इसका पलट इस सेकंड लाइन का, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, लेकिन क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है कि नहीं? ये इतना भारी सवाल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको इसका रिश्ता दिखाई पड़ेगा। और मैक्सवेल ने, जो मैक्सवेल साहब थे, बड़े गजब के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस बात पर आर्ग्यूड किया कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भिड़ के भी तभी सिमेट्री आएगी। सिमेट्री आने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि ए से बी बन रहा है तो बी से ए भी बनना चाहिए। ये सिमेट्री की, ए से बी तो बी से ए बनना चाहिए। अब इन्होंने इस बात को देखते हुए कि ये सिमेट्री ये कह पाए और उससे क्या चीज फाइनली स्पेशल निकाल पाए, वो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, जहां मैंने आपके लिए एक छोटा सा एरो डायग्राम या फ्लो चार्ट, जो भी भाषा बोले, वो बनाया है, जिससे आप ये समझ पाए कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कहां फिट होती है, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी। देखिए, तो मुद्दा क्या था, कैन ए एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड? चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है क्या? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड क्रोनोलॉजी। क्या क्रोनोलॉजी है बेटा? देखिए, मैक्सवेल शोड एम्पियर्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट। इन्होंने जब बात शुरू की ये चीज प्रूव करने के लिए, तो पहले ये देखा, समझा, सोचा कि जो एम्पियर्स लॉ है ना, वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंसी क्या है, इसका जिक्र हम लोग करेंगे। अब अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको कंसिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है, क्या कमी है? उसके लिए जरूरत महसूस हुई डिस्प्लेसमेंट करंट की। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट करंट को आप रख लो अपने पास, तो जो एम्पियर्स लॉ है वो इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि किसी एम्पियर्स लॉ से किसी एक तरीके से आप निकाल लें तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और आ रहा है, और कुछ उनको फॉलो करते ही कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जो एम्पियर्स लॉ का ही है, तो आपका कुछ और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंसी से बोलते हैं कि हर दशा में सेम रिजल्ट ना देना। खैर, उन्होंने ये शो किया उसके बाद, जब डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड आ गई कि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट शामिल करना होगा जिससे एम्पियर्स लॉ को कंसिस्टेंट कह सकें। तो शोज विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे अभी, और उससे इन्होंने कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ सिद्ध कर दी। अब अगर एम्पियर्स लॉ की कंसिस्टेंसी शो हो गई तो इससे क्या चीज दिखा? हमको दिखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, अभी देखेंगे आगे, वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बन रही होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस दी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात यहां पर ये सिद्ध कर दी है, जो सवाल था वो लेके यहां पहुंच गए। तो क्या किस्सा यहीं खत्म हो गया? नहीं। जब ये प्रूफ कर दिए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो उससे उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 बेसिक इक्वेशंस में तब्दील कर दिया, समराइज कर दिया। एक में तो चेंज किया, एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ जो आप पढ़ेंगे, या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ पढ़ेंगे, जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, और बाकी और 3 इक्वेशंस, चारों को मिलाकर इन्होंने कहा पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 4 इक्वेशन से समझ सकते हैं और सारी इवेंट को इससे संभाल सकते हैं। अब जब ये इन्होंने किया, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल साहब ने इनकी बेसिस पे प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। देखिए क्या सीक्वेंस है, मजा आएगा आपको। तो इन्होंने ये प्रूव किया कि भैया ये जो इक्वेशंस मैंने बताई हैं, इसको समझते हुए मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं ये दावा ठोक रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। यहां पर मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव किया था, लेकिन अपने दिमाग से, सोचिए कितना भयानक दिमाग होगा, अलग ही लेवल का, कि जो चीजें पकड़ी उससे उन्होंने एनालाइज किया, फ्यूचर बताया गया, मतलब ये होना चाहिए। उसको एक्सपेरिमेंटली सिद्ध नहीं कर पाए वो, लेकिन इन्होंने ये एक जबरदस्त तरह का क्लेम कर दिया कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। अब जब ये क्लेम हो गया अपना
आगे बढ़ गई दुनिया। तो दुनिया जब आगे बढ़ी तो एक साइंटिस्ट आया हर्ट्स। तो हर्ट्स साहब ने 1885 में, ये ईयर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बेसिस पे, कुछ किताबों में 1865 भी है, तो 1885 में ये शो किया हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली कि ये जो बात कह रहे थे मैक्सवेल वो सच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं, होती हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया। दुनिया तो हिल गई कि क्या भयानक चीज है यार। अब इन्होंने जो शो कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फिर दुनिया आगे बढ़ गई और कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट आए मार्कोनी। उन्होंने क्या किया मार्कोनी साहब ने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कई किलोमीटर्स तक ट्रेवल करा दिया। इन्होंने तो केवल ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। मार्कोनी साहब ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उसको दिखाया कि देखो बहुत सारे किलोमीटर्स को ये ट्रेवल कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। और ये तगड़ी नींव पड़ गई मॉडर्न कम्युनिकेशन की। आज हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, बहुत चीजें और यूज करते हैं बेटा वायरलेसली। तो वो नींव कहां से पड़ गई? मार्कोनी की। लेकिन किस्सा कहां से शुरू हुआ? मैक्सवेल की कहानी से। और उन्होंने पहली बात ही बोली कि भैया एम्पियर्स लॉ में कुछ कमी है, और वो कमी ढूंढ के डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का रोल है इन बड़ी कहानी। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप लुफ्त ले पाएंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट इस चैप्टर में हम पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसी बात क्या आपने किसी कोचिंग सेंटर में सुनी है, कभी किसी वीडियो में कहीं देखी है? या जहां आप कोटा में पढ़ते हैं या किसी ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में, नहीं सुनी। तो इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा आपका। बातें सब पढ़ा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के लिए आपको ये जानना होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उसकी अहमियत क्या है, वो करेगा क्या हमारे लिए। तो ये फ्लो चार्ट या एरो डायग्राम जो भी बोलना चाहें आप, ये बताता है कि बाई डिस्प्लेसमेंट करंट यहां और क्या है वो यहां से शो हो रही है। अब हम एक एक करके डिस्प्लेसमेंट करंट तक, यानी यहां से लेकर मोटे तौर पे यहां तक का रिश्ता हम अपने इस लेक्चर के अंदर एक एक करके आपको बताएंगे और समझाएंगे। बात समझ में आती है? फिर ये चीज अपने आप इससे हो जाएगी, और ये इक्वेशंस भी हम बता देंगे। बेसिकली आप बात करें तो यहां से यहां तक आज पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल की चारों इक्वेशन भी दिखानी जरूरी है कि होती कैसी हैं, आपको मालूम हो सकता है हो। और इसके बाद की कहानी अगले लेक्चर के अंदर जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। और यहां पर बोला गया कि एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कैसे है ये जानने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी स्लाइड पर दो हिस्से आपको दिखा पाऊं जिससे आप ये बात पकड़ पाए। तो चलिए बात को शुरू कर लेते हैं कि इनकंसिस्टेंसी इन डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे हो रही है। तो हम लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये देखिए, इन्होंने कहा कि भाई इस इनकंसिस्टेंसी को समझने के लिए क्या करते हैं कि चार्जिंग एक कैपेसिटर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि एक हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करते वक्त क्या घटना घटती है, क्या एम्पियर्स लॉ बैठता है, आइए देख लेते हैं। तो यहां पर हमने एक कैपेसिटर बनाया बेटा, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि इधर भी बनाने के चक्कर में है। और यहां पर आप एक बैटरी लगा दीजिए, एक की लगा देते हैं, और इस कैपेसिटर से हम इस की को सपोज करिए टैप करके ऑन करेंगे। बाकी तो आप जानते हैं कैपेसिटर है, ये भी जानते हैं। अब आपने जैसे ही इसको टैप किया की को, क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगी, मोमेंटरी समझ लीजिए करंट फ्लो होगी, जो इन कैपेसिटर प्लेट्स को चार्ज करेगी। ठीक, तो मान लीजिए एक दो चार्ज मैं यहां बिठा देता हूं कि ये चार्ज हो रहा है। तो ये जो करंट जा रही है वो कैसी है? इस समय शुरुआती दौर में वैरिंग करंट, बदलती हुई करंट, क्योंकि शुरू में अगर 5 एम्पियर तक जानी है तो 0 से 5 एम्पियर स्टेप वाइज हो रही है, 0 से 0.1, 0.2, 0.3, वो वाला क्षण आप सोचिए। अब यहां पर जो करंट यहां जा रही थी आई, इसमें हम एक एम्पियर के हिसाब से एक लूप लेते हैं, और वो सर्कुलर फ्लैट लूप लेते हैं। फ्लैट लूप लेने का मतलब ऐसा, मैं आपको बिल्कुल गहराई से बताऊंगा। ये लूप है जैसे, और एरिया ऐसे ही पूरा, जैसे कि एक सर्कुलर लैमिना होता है, शीट होती है, पूरा ऐसे ही पूरा लूप। एरिया मतलब कैसे? πr², ऐसे वाला फ्लैट, ऐसा लूप लेते हैं। और
मैं कलर उसका चेंज करता हूं और सिमेट्रिकली ये जो वायर है उसकी सेंटर पे रख देते हैं। तो मान लीजिए मैंने ऐसे एक लूप लिया, ये अंदर से वायर जा रहा है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन काम चलाइएगा। इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और ये कहां पर है, R डिस्टेंस दूर। ये क्या है लूप, एम्पीरियन लूप, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे हम लोग। तो एम्पीरियन लूप हमने बना लिया और P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की चाहत रखते हैं। तो एम्पियर्स लॉ से हम क्या जानते हैं, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है भाई, कहता है B डॉट dl क्लोज्ड लूप के अंदर, क्लोज लूप लिख देते हैं, ऐसे लगा दीजिए तो क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट इंटू आई, जितनी करंट इसके अंदर पास हो रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने बी लगाने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि जो एक लूप है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आर डिस्टेंस हर जगह सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा और उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग विद द रूल वो निकल आवेगा कि इस डायरेक्शन में करंट जा रही है और आपने ऐसे घुमाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका कितना, कांस्टेंट कह लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी रिश्ता देख पा रहे हैं और उसको बाहर निकालिए, डीएल से 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, डीएल से 0 डिग्री बना रहा है। तो इसकी बात देखते हुए क्या लिखेंगे, बी इंटू 2πr। 2πr कैसा है, डीएल का इंटीग्रेशन जो इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस हो जाएगा। ये एम्पियर्स लॉ आप पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा गहराई इसमें नहीं कर रहा हूं, एम्पियर्स लॉ आप जानते हैं तो लगा सकते हैं आराम से, नहीं जानते तो आप वीडियो देख ले। और यहां पर म्यू नॉट लिखा आपने और ये हो गई बेटा एक करंट आई। अब इसके हिसाब से बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस हुई। अब देखिए इनकंसिस्टेंसी के लिए मामला क्या, आपने फिर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया बेटा, वही सेटअप बनाया और ये समझ लीजिए टाइम वेरिंग करंट है तो बदलती हुई तो चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर, और यहां पर करंट जारी थी आई, यहां पर ये जो ओपनिंग सर्कुलर थी वो वही रखी और एक पॉट ले लिया। पॉट का मतलब जिसका बॉटम फ्लैट हो, घड़ा देखते हैं ना, घड़ा वैसा वाला, कोई एल्युमिनियम का घड़ा, ब्रास का घड़ा, कॉपर का घड़ा आप देख लीजिए जो इसका पेंदा फ्लैट हो, या टिफिन बॉक्स भी सोच सकते हैं अपना। बस उसकी जो ओपनिंग है ना वो हमने वैसे ही रखी जैसे उधर रखी थी, ऐसे देखिए, ओपनिंग इज सेम आर, दिस ओपनिंग इज सेम। और आपने अगर एक टिफिन बॉक्स सोचा है या एक पॉट सोचा है तो पॉट किस टाइप का है, आप इसकी ओपनिंग ये है, पॉट हम ऐसे ले लेते हैं, ये पॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं इसको और कोशिश कर भी लूंगा तो शायद बन ना पाएगा। इस तरह का पॉट, ये इसका क्या है, ये इसका समझ लीजिए ये बेस है। ये पॉट आप समझ सकते हैं, अपना टिफिन बॉक्स लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जो ओपनिंग इसकी थी वही ओपनिंग रखी है। ये पॉट है विदाउट लिड, ढक्कन नहीं है, टिफिन बॉक्स है विदाउट ढक्कन, ठीक। तो ये जो इसका सरकमफेरेंस है या ये जो सर्किल ओपनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है, यही सिचुएशन। अब हम इस पी पॉइंट पर फिर से पता करना चाहते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एम्पियर्स लॉ ही लगा के। तो हमने एम्पियर्स लॉ फिर लगाया, एम्पियर्स लॉ। अब जब एम्पियर्स लॉ हमने फिर लगाया यहां पर तो क्या देखा, वही हमने फॉर्मूला लिखा और यहां पर हमने लिखा b इंटू 2πr जैसे वहां लिखा था, और म्यू नॉट लिखा और इसके अंदर से, इसके एरिया से कितनी करंट, एम्पियर्स लॉ में ध्यान रखिएगा जो हम लूप लेते हैं उसके एरिया को भेदती हुई, पेनिट्रेट करती हुई करंट कितनी जाती है, एरिया की बात होती है। कई बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते तो गलत सोच लेते हैं। तो यहां पर ये तो खुला था, यहां पर तो ये बंद था, बंद का मतलब इसका एरिया था ऐसे, है ना, सर्कुलर। ये खुला है लेकिन एरिया यहां है
और ये जो बंधा हुआ एरिया है इसको पेनिट्रेट करने वाली करंट कितनी है? यहां तो कोई करंट ही नहीं है, कैपेसिटर के बीच में कोई करंट का हमें अभी तक ज्ञान नहीं है, तो इस तरफ हमारी करंट कितनी हो गई? 0। देख पा रहे हैं आप? अब क्योंकि एम्पियर्स लॉ जो कहता है वो ये जो हम लेते हैं लूप, लूप के बारे में कहता है कि एक क्लोज लूप होना चाहिए, उसके बाद उसकी शेप यानी वो करंट कहां लूप के अंदर से जानी चाहिए, लूप का मतलब उसके एरिया को भेदे, लेकिन पीछे आप फ्लैट भी ले लें, चाहे घड़ा बना दे या कुछ और बना दे, वो यूनिक नहीं है उसका शेप। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से वो कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहां घड़ा ले लिया या टिफिन बॉक्स ले लिया आपका, जिससे हम ये शो कर पा रहे हैं कि यहां पर करंट 0 है। तो अब देखिए बी की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट इंटू 0 अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा क्या आ गया? 0। तो एम्पियर्स लॉ हमने लगाया पी पॉइंट के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड निकला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बहुत अच्छी बात। और यही एम्पियर लॉ हमने ऐसे लगा दिया तो वैल्यू 0 आ गई। इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ, कि हम एम्पियर्स लॉ फॉलो कर रहे हैं और इसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, लेकिन दो केसेस के अंदर दो अलग अलग रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात है। यही बात हुई कि भाई ये मामला इनकंसिस्टेंट है। तो या तो हम ये कह दें कि भाई एम्पियर्स लॉ गलत है, लेकिन वहां तक एम्पियर्स लॉ ने सारी सच्चाई या सारी बातें सही साबित की थी, तो इतने आराम से तो नहीं कहा जा सकता। तो ये हुआ कि भाई एम्पियर्स लॉ को देखते हुए ये सोचा आप जाए कि ये जो यहां पर एरिया हम ले रहे हैं, इस एरिया से कोई चीज पास तो नहीं हो रही है, कुछ घटना तो नहीं घट रही इसके साथ। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये सोचा गया क्योंकि एम्पियर्स लॉ अब तक हर जगह सही साबित हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या चीज पास हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है यहां पर। तो जैसे ही ध्यान दिया गया, बोला यार पास तो हो रही है। क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप जानते हैं, प्लस से माइनस। अभी अगली फोटो में इसके बाद की बनाता हूं। यहां ये बात साबित हो गई, हम कर पाए कि एम्पियर्स लॉ इस दशा में इनकंसिस्टेंट है। एम्पियर्स लॉ में ध्यान रखिएगा, जो भी लूप लेते हैं उसके एरियाज को पेनिट्रेट करने वाली करंट लेते हैं। वो एरिया फ्लैट हो सकता है, पॉट नुमा हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का। उस एरिया का जिक्र एम्पियर्स लॉ में नहीं है, यूनिक नहीं होता वो, लेकिन रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो खैर आप ये बात समझ गए। अब आ जाते हैं इस भावना पर कि भाई इसके अंदर क्या मैंने नाम दिया है, ठीक है, इसी डेरिवेशन में पकड़ेंगे। तो हमारा जो सिचुएशन था उसको एक बार प्लॉट करेंगे। वहां पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इस टीवी में नहीं है, वरना कर लेते। और ऐसे हमने कुछ कहानी बनाई थी, ये की वगैरह है, की लगनी भी चाहिए, और ऐसे, ठीक, ये क्लोज की है इस समय, समझ लीजिए। और यहां पर थोड़ा चौड़ा कर दें जिससे आपको समझ में आए। तो ये समझ लीजिए प्लस चार्ज इस समय हो रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है जैसे जैसे करंट बढ़ रही है। जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी चार्जिंग बढ़ रही है। स्टेडी करंट नहीं पहुंची है अभी, हम शुरुआती करंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर जो पॉट लिए हुए थे ना, उसको बना लो, मतलब हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं। ऐसे इसकी ओपनिंग हो गई बेटा, और ये कुछ हमने ऐसे पॉट बना लिया। बात ये पी लिखा था, ये आर लिखा था, ये बात आप समझे। और आप ये जानते हैं, कोई और कलर यूज कर लेना बेहतर होगा, कि हम प्लस से माइनस यहां ध्यान दिया तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मौजूद है। साफ लिखना चाहते हैं तो देखा ना कि भाई ये जो इनकंसिस्टेंसी थी, इसके बॉटम से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो एक बार देख तो लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ घोटाला तो नहीं कर रहा है, यहां ये कुछ तो नहीं कर रहा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जो हम और आप पहचानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर हमें मालूम था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम ये मान लें कि ये जो प्लेट्स हैं इस पे अभी चार्ज Q आ चुका है, अब बढ़ रहा है जैसे जैसे करंट बढ़ रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं Q, और एरिया ऑफ प्लेट अगर लेते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बड़ी अच्छी बात। अब भाई यहां बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स, बिल्कुल आसानी से समझिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यही तो हम समझते आए बूझते आए हैं। तो इसको लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है और सरफेस इस तरह रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो cos 0 1 होता है, सिंपली ई ए लिख दिया यहां पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर से हमने पकड़ लिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से आ गई, टपक गई, और एरिया कर दिया। हमने देखा एरिया एरिया कट गया और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, फ्लक्स की वैल्यू। अब आपने देखा यहां पर जो करंट है शुरुआती दौर की, वो शुरुआती दौर की करंट बढ़ रही, चार्ज हो रहा है ना कैपेसिटर, तो 0 से 0.1 0.2 0.3 फटाफट फटाफट बढ़ती जा रही। यानी आपकी जो करंट है वो बढ़ रही है, यहां चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है जैसा आप समझ पाए। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर भी डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो d अपॉन डी टी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट तो भाई होता है कांस्टेंट, उसका तो डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं, तो वो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और डी क्यू अपॉन बेटा डी टी हो गया। अब जैसे ही हमारी निगाह यहां पड़ी, हमारी का मतलब विद्वान साइंटिस्ट मैक्सवेल की, उन्होंने कहा यार ये डी क्यू बाई डी टी तो करंट है। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी या डी क्यू अपॉन डी टी। उन्होंने कहा ये मसला है, और इन्होंने इसको क्या बोल दिया, ये देखिए डी फाई अपॉन डी टी और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को इन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट है ना, ये देख पा रहे हैं आप। तो यहां से आप आईडी को क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये किस वजह से बन रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव हो रहा होगा वहीं पर ये करंट मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं मिलेगी। क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव वहां डिस्प्लेसमेंट करंट, और जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव नहीं वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं। अब इन्होंने जब ये बात आईडी निकाली तो उन्होंने कहा भाई जो मैंने सिचुएशन यहां बनाई थी आईडी कि कुछ नहीं जा रहा है, असल में ये करंट जा रही है आईडी, जो हमको दिख नहीं रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है जब हम ऑन करके बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा एम्पियर्स लॉ है उसमें अब तब्दीली होनी चाहिए कंसिस्टेंसी करने के लिए। आप समझ रहे हैं, अभी तो इनकंसिस्टेंट था, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट को वहां घुसेड़ दिया उन्होंने कि भाई ये चीज इसमें डाल दो, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना उनके हिसाब से ये वैसा ही इफेक्ट शो करती है जैसा कंडक्शन करंट, तार में फ्लो करने वाली करंट शो करती है। अभी इसका भी मामला एक कदम और आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम इतनी बात अभी भाई अगर जो बात चल रही उसी को लेके चलते हैं, इससे कंफ्यूजन ना बने। तो उन्होंने कहा अब जो हमारा एम्पियर्स लॉ है वो, ये देखिए ये बात कह दी। अब उन्होंने कहा कि जो एम्पियर्स लॉ है वो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ होना चाहिए। तो यहां पर शायद इसके बाद वाली स्लाइड तो नहीं है, जो स्लाइड हो मैं वही पकड़ा हूं, तो हाँ ये इसके बाद वाली है। तो ये यहां तक रोकते हैं जहां पर आपने या मैंने ये देखा कि आईडी की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी होता है। ध्यान ये रखना है कि करंट तभी मिलेगी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज जैसे कि आपने ऑन कर दिया वहां पर शुरुआत में, और एक स्टेडी करंट जाने लगी। स्टेडी करंट क्या जाती है, डीसी में तो बंद हो जाती है करंट जाना, तब आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी, बदलता हुआ फ्लक्स चाहिए।
नहीं बदला तो नो करंट। और अब उन्होंने बोला कि जो टोटल करंट हम लेते हैं उसकी वैल्यू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट होनी चाहिए। जो करंट एम्पियर्स लॉ में ले रहे थे आई म्यू नॉट इनटू आई, उस आई की जगह आईसी प्लस आईडी होना चाहिए। आईसी क्या है? कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। और ये क्या हो गई जो खोज दी मैक्सवेल ने? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट देती है? ये सेम वैसा ही इफेक्ट देती है जैसे नॉर्मल कंडक्शन करंट देती है। बात बस ये उपलब्ध या बनती तब है जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव हो रहा हो, तभी मौजूद रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी समय में आईसी और आईडी दोनों साथ साथ में मौजूद रहें? तो आंसर है जी हां, बिल्कुल। जैसे इस केस में भी आप देखेंगे कि अभी मैं इसको फिर से आपको एक खींच के समझाऊंगा जिससे बात पकड़ में आए। आईसी कहीं पर ऐसा भी हो सकता है केवल आईसी मिले आईडी ना मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं। कहीं ऐसा हो सकता है आईडी मिले आईसी जीरो मिले, बिल्कुल। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आईसी भी हो और आईडी भी हो, और अधिकतर ऐसा केस होता है जहां पर आईसी आईडी दोनों मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली कंडक्टर नहीं होती 100% और 100% इंसुलेटर नहीं होती। और फ्लक्स में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज है तो बोथ करंट विल बी प्रेजेंट। कौन सी बोथ? कंडक्शन जो तार में बहती है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो अभी हम लोगों ने सीखी। बात पकड़ में आई आपको? तो यहां पर और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू थी ये थी, ये इसकी जगह लिखी गई है जो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। तो एक काम और आगे करते हैं और जो कंसिस्टेंसी का मामला है उसको देखने का प्रयास करते हैं। खैर यहां पर मैं एक बार लिख दूं कि जो एम्पियर्स लॉ अब बन गया, जिसे हम लोग मॉडिफाइड, आगे लिखा होगा तो बढ़िया है, नहीं समझा देता हूं। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हम बोलते हैं, या आप एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। वो अब क्या बन गया है? बी डॉट डी एल और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये म्यू नॉट आई का मतलब क्या है? आईसी प्लस आईडी। ये देखिए ये मॉडिफिकेशन है। कौन सा मॉडिफिकेशन? आईडी का घुस जाना। तो ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है या एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। ये चेंज हो गया एम्पियर लॉ में। ये चेंज जो हमने किया ना, इस चेंज के बाद हमने देखा कि ये जो कांड हो रहा था वो दोनों ही तरीके से कंसिस्टेंट हो गया। जब हम बाहर तार में निकाल रहे थे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, अब वो भी मिलेगा और शेप बदल देने पर भी वही मिलेगा। आइए देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये स्लाइड जो मैं लिखूंगा यहां पर, ये आपको क्या बताने की कोशिश करेगी कि कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? मैं छोटा सा डायग्राम, क्योंकि काफी चीज हम लोग समझ चुके हैं। कीवी बन गई, आप बना लीजिएगा। और यहां पर ये मान लीजिए चार्ज हो रहा था, हमने शुरुआती दौर में यहां पकड़ा था एक फ्लैट सरफेस जो सर्कुलर इन शेप था, और इस पी पॉइंट के अंदर हम चालू हो रहे थे। ये जो करंट है, ये कौन सी करंट इस समय है? कंडक्शन करंट। ठीक, इस समय यहां इस सिचुएशन में इस वायर में ये रेडियस आर है। कौन सी करंट जा रही है? आईसी। और हम ये भी जान चुके हैं कि आई बराबर आईसी प्लस आईडी करना है। तो यहां पर हमने एम्पियर्स लॉ लगाया। अब एम्पियर्स लॉ और लिखा आपने बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आई जो लिख रहे थे, देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा कहानी कहना चाहूंगा। म्यू नॉट लिखा और ये लिखा आईसी प्लस आईडी। अब ये जो आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पर जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई करंट जो है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है इस सिचुएशन में। तो आप केवल आईसी लिख देते हैं, यानी ये जो बी डॉट डी एल था ना, बी इंटू 2πr जो पीछे किया था, म्यू नॉट इंटू आईसी। और आईसी क्योंकि आईडी जीरो है, तो आईडी जीरो है तो आईसी आई के बराबर है, तो म्यू नॉट आई इज द रिजल्ट। तो बी कितना आ गया मेरे बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बढ़िया, जो तुमने पीछे से देखा था
कोई बड़ी बात नहीं सर, ये तो हमने बड़ी आसानी से समझ लिया। अब दूसरी सिचुएशन जिसने दिक्कत पैदा कर दी थी, फिर देखिए ये कैपेसिटर बनाया, थोड़ा चौड़ा बना ले जिसमें पॉट वॉट बना सके। ये देखिए यहां पर ये की भी बना लीजिए, बहुत सरल है, मजा आता है ये सब करने में। और ओपनिंग वैसे ही रखी जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी, ओपनिंग वैसे ही, और ये एक पॉट इस तरह का ले लिया यहां पर, और ये रेडियस आर, इसका पी मामला। और ये कैसा है आप पिछली बार डिस्कशन कर चुके हैं, ये इस समय ओपनिंग है, विदाउट पॉट, विदाउट लिड, ढक्कन के बिना खाली है, यहां बंद है, यहां इसका बॉटम है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पास हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, माइनस होना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हमने एम्पियर्स लॉ लगाया, मैं व्हाइट कलर यूज करना चाहूंगा, तो एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ से हमने लिखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जो हो जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब यहां पर हमने ध्यान क्या लगाया कि इस बीच में कोई वायर तो है नहीं बच्चों, तो आईसी विल बी जीरो, आईसी जीरो हो गया, क्योंकि कंडक्शन करंट तो तार में फ्लो करती है ना, है ही नहीं वहां पर। अब क्या हुआ, हम ये रिलेशन जान ही रहे थे, इसको पकड़ के रखेंगे, मौकाए वारदात पे यूज करेंगे। अब ये सिंपल क्या हो गया, ये तो इसी का लेना है, P इंटू टू पाई आर, और ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट इंटू आई डी। सुख शांति का अनुभव हो रहा है। अब यहां पर जब ये आईसी आप जीरो कर दोगे तो आई बराबर आई डी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस जगह प्रेजेंट नहीं है, तो ये वैल्यू हो गई म्यू इंटू आई के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब देखो मजा आ गया मैक्सवेल साहब को, उन्होंने कहा ये और ये एकदम बराबर दे रहे हैं। अब यानी ये अब क्या हो गए, एम्पियर, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, दोनों ये कंसिस्टेंट हो गया, कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, रिजल्ट सेम आएगा। अब ये दिक्कत खत्म हो गई। देख पाए, ये मैंने इसलिए दिखाया, किताबों में नहीं मिलेगा आपको इस तरह दिखा के, इसलिए कि गहराई पकड़ पाए, मजा ले पाए इसका। तो आपने क्या देखा कि इस चीज को इंट्रोड्यूस करके मैक्सवेल साहब ने जो एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ दे दिया, वो अब कंसिस्टेंट है। नाउ दिस इज कंसिस्टेंट, नाउ Ampere's law is consistent, and it is known as Ampere's modified law। मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि आई की जगह आईसी प्लस आईडी की बात हम लोग करने लगे। देखिए कितना शानदार खेल यहां पर हो गया, गजब के साइंटिस्ट थे, मजा आता अगर आप समझ पावे तो। अच्छा, अभी बात यहां रुकी नहीं, अब इस आईसी-आईडी के बारे में थोड़ी जानकारी, फिर और आपको एक चकित करने वाली बात बताऊंगा। जैसा यहां पर हमने देखा कि, इसको नीचे लाओ भाई, कि यहां पर हमारा आईसी था, आईडी नहीं था, जीरो था। यहां पर आईडी था लेकिन आईसी नहीं था। तो ये कंडीशन तो आपको फोटो में, डायग्राम में दिख ही रही है, बड़ा मजा आया। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि क्या ऐसा भी होगा कि कभी आईसी और आईडी दोनों ही मिल जाए, तो आंसर है यस, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अधिकतर ऐसी सिचुएशंस होती है, जो मैं पहले कह चुका हूं, कि कोई भी परफेक्टली कंडक्टर नहीं होता एंड परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता, और वहां पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, तो आईसी आईडी दोनों मौजूद रहते हैं। और बात करें कि इन दोनों में ज्यादा कौन मिलता है अधिकतर जगहों पर, तो ज्यादा मिलती है डिस्प्लेसमेंट करंट। हर जगह तो कंडक्टर फैलाए नहीं हुए, स्पेस है मान लीजिए, और स्पेस में चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, तो उससे क्या बन जाएगी, आईडी। तो आईडी ज्यादा जगहों पर मिल जाएगी, और आईसी जो कंडक्शन करंट है वो कम जगहों पे मिलेगी। तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये भूमिका समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक कलाकारी, और साइंटिस्ट तो जानते ही ये बहुत बेशरम टाइप के लोग होते हैं, इतने आराम से तो समझेंगे नहीं, तार्किक बुद्धि, ऐसा क्यों वैसा क्यों।
इन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने ले लिया, इसको सेट कर दिया तुमने, तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। अभी तो पीपीपी की बात कर रहे हो। अब अगली सिचुएशन हम लेते हैं, शायद इसमें होगा ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी हम बात करेंगे। अभी एक फोटो और डाल लेते हैं, वो आगे है वैसे, शायद दोबारा रिपीट कर देंगे, लेकिन अभी समझाने का सिस्टम बन गया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, जिसको लेकर पूरी रामायण आपने कही है, अगर यहां डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद है और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आप बताते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई लिखने का मतलब फाई भी लिखते हो, कई बच्चे कंफ्यूज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इस आईडी यहां अगर मौजूद है तो इस आईडी से यहां भी तो इस पॉइंट क्यू पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। भाई करंट ही है ना, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हम पढ़ चुके चैप्टर 4 में। तुम कह रहे हो इसकी पूरी प्रॉपर्टी करंट जैसी है, ऐसा बता रहे कि इसका जो इफेक्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो जो इफेक्ट, जो कांड कंडक्शन करंट करती है, वो सारे कांड ये दिखाने लगती है। तो भाई इस जगह भी मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए क्योंकि यहां करंट है। और फिर ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि हां यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। समझ रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली ये शो कर दिया गया कि इसकी वजह से जब आप चेंज इन फ्लक्स, जब ध्यान रखिएगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है तब की ही बात कर रहे हैं। जब ये चार्ज होकर ठप हो जाएगा, मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा यार। लेकिन उस वक्त जब ये चार्ज हो रहा था, उस समय इसकी वजह से इस पॉइंट क्यू पर जो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। एक्सपेरिमेंटली ये शो कर दिया गया। और अभी फोटो मैंने आगे डाली होगी, वहां दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इसके वर्टिकल डायरेक्शन में मिल जाता है। तो ये देखिए कमाल की बात हो गई ना, ये भी प्रूव हो गया। अरे वाह वाह वाह! इसका मतलब क्या है? बल्ले बल्ले, मैक्सवेल जबरदस्त निकले। समझ पा रहे हैं? तो यहां से ये देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की बात इंट्रोड्यूस करके एम्पियर्स लॉ को कंसिस्टेंट करार दे दिया और एक नई चीज खोज निकाली, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट खोजने से अब एक बात और कह दी उन्होंने। देखिए कितनी भयानक बात कह दी और गजब मजेदार हिस्सा। उन्होंने ये कहा कि ये देखिए जो आईडी है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है या पहले बना था, उसका सोर्स कौन था? उसका सोर्स कौन था? आप कहोगे आईडी था, क्योंकि आईडी ना होता तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना बनता, है ना। ये आईडी क्यों बन रहा है? ये आईडी बन रहा है क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। तो उन्होंने कहा भैया कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो फ्लक्स होता है इसको E इंटू ए ही सिंपली आप लिख सकते हो। तो अगर ये बदल रहा है, एरिया सेम रखा है, तो E भी बदलेगा। तो यहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसको और गहराई से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस क्या? मैग्नेटिक फील्ड। यही तो भसड़ती जो लेक्चर शुरू हुआ था, वो इसी बात की जानकारी लेने के लिए चल रहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। उन्होंने कहा बिल्कुल क्रिएट कर सकती है, देखो मैं बता रहा हूं। समझ पाए? जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं तो इसका मतलब E इंटू ए, यानी समझ पाए? अगर एरिया सेम रखा है, जो कि इस केस में है, ऐसे एरिया सेम एरिया थोड़ी बदला उस पॉट का, लेकिन फ्लक्स में बदलाव हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होना यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। जो $1 मिलियन क्वेश्चन था उसको उन्होंने यहां पर सॉल्व कर डाला। ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। तो वो जो जवाब की ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा देखो भैया होता है ऐसा।
बढ़िया भाई, होता है तो बढ़िया। अब ये आप समझ गए कि इसका जवाब हमको मिल गया। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्लाइड में क्या है। ये पूरी बात आपको मैंने बड़े ही ऐसे अंदाज में बताई कि आप समझ पाए। एक खुरपेची अभी हम और करेंगे यहाँ, अगली स्लाइड देख लेते हैं जिसको सुनकर आपको और मजा आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये बात इसी पे लगे हुए हैं, तो इसको ही करते हैं, आगे स्लाइड होगी ऐसी ऐसी हमको उम्मीद है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहने का मतलब इनका क्या होता है कि करंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्टिन्यूटी में फ्लो करती है, यानी तार करंट जा रही है तो पूरी जाके लौटेगी। ऐसा तो होता नहीं है, अगर करंट कहीं जा रही है तो पूरा कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉलो करके, लूप फॉलो करके घूम के आ जाती है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इन्होंने कहा भाई जो आईसी और आईडी हैं ये अलग अलग कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते, मतलब ना हो तो चलेगा, अलग अलग कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहते हैं। क्योंकि आपने यहां क्या बताया था, I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, और कैपेसिटर के मामले में आपने ये शो किया था कि यहां मिल रही है आईसी, यहां मिल रही है आईडी। तो यहां के लिए जब आई लोगे तो आईसी फ्लो कर रही है और यहां के लिए आईडी फ्लो कर रही है, तो इन टोटो हमारा आई फ्लो कर रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं क्या? इन टोटो हमारा करंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। एक जगह यहां पर आईसी मिला तो आईडी ना मिला, तो क्या हम यहां पे बोले कि क्या आईसी कॉन्टिन्यूटी में है? इस केस में नहीं है। क्या आईडी कॉन्टिन्यूटी में है? इस केस में नहीं है, क्योंकि केवल अंदर ही तो है। लेकिन दोनों मिला के हैं, क्योंकि एक जगह वो मौजूद थे, एक जगह वो मौजूद थे, और दोनों की जो वैल्यू है आई सी और आई डी इस केस में यहां पर इक्वल जा रही है। बाहर जो करंट थी वही अंदर करंट है, बस उसका फॉर्म बदला है डिस्प्लेसमेंट करंट से नाम से। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट मिलाकर ये कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी शो करती है, यानी पूरे पाथ को ट्रेवल करके वापसी कर लेती है। तो यही बात यहां बोली आईसीआईडी, बाकी कहानी लिखी है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुद्दा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है कि which is exactly the value of the conduction current, ये हो गया। thus the displacement current satisfy the basic condition that the current is continuous। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट शामिल होने की वजह से आप कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशन होती है कि करंट की क्यों कॉन्टिन्यूअस हो, वो यहां बात सिद्ध हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आईसीआईडी मिला के। और यहां पर ये बातें जो मैंने समझाई थी वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे उस फील्ड की बात कर रहे थे, मैंने यहां समझाया था ना कि इस जो आईडी यहां पर है, इस आईडी की वजह से भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। लूप एक पकड़े हुए हैं देखिए ऐसे, तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली देख लिया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा दिखता है वो शायद अगली स्लाइड में दिखाया, ये देखिए ऐसा। ये जो व्यू है ना, इसका टॉप व्यू है। ये जो ई जा रहा है, ई, ये ई का ये कट्टम जो निशान लगे हैं ये ई के लिए है। कट्टम का क्रॉस का निशान क्या होता है? इनसाइड दी प्लेन ऑफ दी, नॉर्मली प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड। तो ये जो ई आपको ऐसे दिख रहा जाता हुआ, इधर से आप देख रहे हैं टॉप व्यू, इस कहानी को इधर से देख रहे हैं, ये आपका चेहरा है, देख पा रहे हो? तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा? इस प्लेन में अंदर घुसता हुआ, और इस प्लेन को ऐसे हमने घुमा दिया है। ये आपकी आंखें हैं, ये कहानी ऐसे है, इसको हमने ऐसे घुमा दिया है, तो आपकी आंखें ई को कैसे देख रही? कट्टम कट्टम कट्टम, क्योंकि ये अंदर घुस रहा है। और बी कैसा दिख रहा है? देखिए बी का डायरेक्शन आपको उसके परपेंडिकुलर मिल रहा है, और इस समय क्लॉकवाइज है। तो ये B इज परपेंडिकुलर टू E, यहां पर दिखाई पड़ गया, एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया, दिख गया, मालूम पड़ गया। तो देखिए गजब, यानी सिद्ध हो गया कि आईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, और वो खुद भी वही प्रॉपर्टी शो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स भी बना रहा है। बस ध्यान ये रखना, गलती मत करना, कि जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक आईडी मिलेगी और तब तक इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन जहां पर आईडी फुस हो गई, फुस कब हो जाएगी? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, है ना?
इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना बंद हो जाएगा, तो वो ठप हो जाएगी, फिर आपको उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आईडी रहेगी ही नहीं। तो ये बात आपको पूरी मैंने जो यहां थी समझा दी, जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी भी है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी थोड़ी सी यहां पे कानून करेंगे, अगली स्लाइड एक बार देख लूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये कानून यही कर दूं कि आगे मैं यही अगली स्लाइड में कानून कर दूंगा। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस का मतलब कह रहा है ये बता चुका हूं कि हम जिसको सर्च कर रहे थे या कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको पता था चैप्टर नंबर 6 में, फेरेडे लॉ। और इस फेरेडे लॉ के हिसाब से अब हमको क्या मिला, यहां पर क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मोटा मोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, तो चेंजिंग को मैं कैसे दिखा दूं, ऐसे लिख देता हूं, चलो। चेंजिंग बी से एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और अभी आपने क्या सिद्ध कर दिया है कि चेंजिंग ई से आपका बी बन रहा है, ए से बी, बी से ए। ये दोनों में सिमेट्री आ गई कि एक से बी बना तो बी से ए भी बन गया, और ये सिमेट्री ने आगे कदम को और मजबूत किया। अच्छा, अब ये जो बात है जो फेरेडे लॉ साहब बता गए थे, उसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण कर देता हूं, यहीं पर कर दूं या अगली स्लाइड ले लूं जहां करते बने, तो हाँ यही करना होगा। अब देखिए जो फेरेडे लॉ था ना, फेरेडे लॉ को आप पहचानते हैं, वो था ये फेरेडे लॉ। थोड़ी कानून करेंगे इसमें जिससे कोई भी चीज ना रह जाए, मजा ले पाए। ई था इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये फेरेडे लॉ था, लेंज लॉ मिला के। अगर इस माइनस को छोड़ दें तो फेरेडे लॉ ही कह सकते हैं, माइनस लेंज लॉ की देन है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको थोड़ा फोड़ते हैं, तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये सिमेट्री की बात क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हमने लिखा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, जैसा मैंने पीछे लिखा था, ये फेरेडे लॉ है। अब फेरेडे लॉ क्या बताता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, इसको लिख दीजिए बी इंटू ए, एरिया बाहर ले लेते हैं, इस माइनस साइन को अभी हम छोड़ देते हैं, आप ले लो या छोड़ दो कोई फर्क नहीं। तो डी अब डी बी अपॉन डी टी भी लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसी कहानी से क्या समझ पा रहे हो कि जहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ईएमएफ बन रहा है ना। और ईएमएफ होता क्या है, तो अगर मैं दो पॉइंट के बीच के ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहां पर। ई क्या चीज है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहां, कि इसको क्या बोलते हैं, अगर हम एक दो से एक ला रहे हैं या एक से दो कहीं ले जा रहे हैं किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ क्या है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि पॉइंट 2 से अगर हम 1 ले जा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो जितना वर्क डन हमको करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं वी कह दो या ई कह दो। ऐसा ही भाषा थी ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज में यहां से 2 से 1 लाने में या 1 से 2 लाने में जो वर्क डन हमको करना पड़ा। अब आपने कहा कि इन दोनों के बीच में हमारा ईएमएफ बन गया है, तो अगर ईएमएफ इन 1 और 2 के बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, मान लीजिए यहां से हम लेके चले अपने पॉजिटिव चार्ज को और फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स, तो इसी के खिलाफ इस क्यू को या पॉजिटिव चार्ज को लेके जब आप चलेंगे तो यू हैव टू डू सर्टेन वर्क। फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। बात पकड़ में आ रही है। तो ये जो फोर्स लगा होगा वो लगता कैसे है, वो फोर्स की वैल्यू देखिए आपने पढ़ी है, Q इंटू ई होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर वर्क डन निकल रहा है, इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। फोर्स अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर।
तभी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होता तो आपको 2 से 1 लाने में पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ता। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, सरका तो कोई अपोजिशन वाला फोर्स थोड़ी है, लेकिन अभी अपोजिशन वाला फोर्स है तो 2 से 1 तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ा। और वही ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है कि किसी को 2 से 1 तक लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करते हो वो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इस केस में हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो ई बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई के साथ में। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर पाया? इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा। बात पकड़ में आ रही है ना कि ई बना इन दोनों के बीच में, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से क्या समझ पाए? फेरेडे लॉ को रिफ्रेश कर सकते हो। अब आप इस फेरेडे लॉ को आप रिफ्रेश कर दीजिए, यानी दूसरे तरीके से कह दीजिए, कुछ और लिख गए फ्रेज को, ए हटाओ, रिफ्रेश कर दीजिए, यानी दूसरे तरीके से कह दीजिए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखिए चेंजिंग बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। देख पाए आप बड़ी आसानी से। तो फेरेडे लॉ का जो असली रूप हमको दिख रहा था वो यहां कंक्लूड हुआ आके कि भाई इससे ईएमएफ बनता है, और ईएमएफ का मतलब ही ये होता है 2 पॉइंट के बीच में जो ईएमएफ बन रहा है कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को 2 से 1 पॉइंट तक लाने में किया गया काम, और किया गया काम तभी उपलब्ध होगा जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, वरना वो किया गया काम शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हमने इस फेरेडे लॉ को रिफ्रेश कर दिया, मतलब एक दूसरी तरीके से प्रस्तुत कर दिया। बहुत बढ़िया। और अभी हमने देख लिया सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 सेकंड, कि चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, इससे बी से ई और ई से बी, यानी दोनों एक दूसरे की सिमेट्रिसिटी दिखाने लगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिमेट्रिक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात यहां आके कंक्लूड होती है। और शुरुआत कहां से हुई थी? एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए जहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिमेट्रिसिटी दिखा पा रहे हैं। इस सिमेट्रिसिटी का यह फायदा होता है कि अगले कदम पे मैक्सवेल ने क्या किया, इस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ करने के बाद 4 इक्वेशंस बना डाली। इसके बदौलत वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटनाओं को मोटे तौर पे सबको समझाने में सक्षम रहे, और इसी बेसिस पे उन्होंने ये अनाउंस किया, क्लेम किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस रहा डिस्प्लेसमेंट करने का, अल्टीमेटली कहां पहुंचा? 2 मेन चीजों पर। एक चीज यहां कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिमेट्रिसिटी है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये, और दूसरा क्लेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझ रहे होंगे, उसका निचोड़, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट, कि भाई ये होने की वजह से इसका ये कांड हुआ है। तो ये बात आप यहां पकड़ पाए, जो मैंने पीछे लिखा था, जो समझाया इतनी गहराई से, जैसे कि आप इसको मजा ले सकें इसका और समझ सकें इसकी अहमियत को। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने देखा था, आईडी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई ई डी टी। फ्लक्स में जब चेंज होगा तभी मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अनलाइक कंडक्शन करंट, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टडी कंडीशन। आप जानते हैं स्टडी कंडीशंस में करंट, कंडक्शन करंट मिलती है, 2 एम्पियर की स्टडी करंट मिल रही है, लेकिन स्टडी करंट में आपको कोई फ्लक्स में चेंज नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी। दूसरा, अब ये जो बात लिखी है इसको समझने के लिए हमको बीएससी पार्ट 1, 2 की जानकारी होनी चाहिए। तो हम वहां नहीं कूदेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड में, जेई में
नीट में इन चीजों की जरूरत यहां तक नहीं पड़ती है। जब आप आगे पढ़ाई करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या उस समय, तब आप बहुत सारी फैक्टर्स को सीखेंगे, वहां इस्तेमाल होगा। बोर्ड, नीट, जेई, सीयूईटी तक हमारे इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तो इसको ध्यान रख लेते हैं। इट इज नॉट ए करंट, देखिए, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या करता है? करंट डेंसिटी का एडिशन करता है। बड़ी बड़ी भारी बात कि अभी तक सर डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे, अब कह रहे एक्चुअली तो ये करंट नहीं होती जी। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको 2-4 साल आगे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए रुक जाएंगे, हम लोग समझ लेंगे। ये एम्पियर सर्किटल लॉ में करंट डेंसिटी में ऐड होता है। एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड ए करंट। अब क्योंकि ये कांड करके उसका जो असर होता है, वो असर ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये करंट है, उसके इफेक्ट को देखकर। ठीक, द magnitude of displacement current is equal to the rate of displacement of charge from one capacitor plate to the other। कैपेसिटर प्लेट की बात की थी, तो ये हमने यहां पर जो बात की थी dq अपॉन dt, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कह पाए थे। बाकी इससे डेफिनेशन तो हमने अल्टीमेटली ये निकाल डाली थी। इसकी बात कर रहा है कि कैपेसिटर में एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जाने में जो काम हो रहा है। टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये मैंने आपको बताया था कि I इज इक्वल टू IC प्लस ID अगर ले ले तो किसी भी सर्किट में प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिल जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब करंट एक जगह से जाती तो लौट के वहीं आती, क्लोज लूप फॉर्म करेगी, मतलब वो तार पूरा घेर के चल के आपके पास मिलेगी। तो ये बात यहां। अब हम लोग देखते हैं मैक्सवेल की जो बेटा इक्वेशंस थी, उन इक्वेशंस को, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने दावा ठोका कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो बाद में सच साबित हो गई। तो इन्होंने 4 इनके बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस दी। ये चारों इन्होंने बनाई नहीं थी, चौथे में फेरबदल जरूर किया था एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ में, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात देखी, लेकिन उन्होंने पकड़कर चारों में कम से कम, वरना तो बहुत सारी इक्वेशन है, निचोड़ दिया कि ये 4 ही काफी है आपके लिए, है ना। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी देखेंगे, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बढ़िया आप सब पढ़े हुए हो, आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी पढ़े हुए हो, और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हमने आज देख लिया है। एक एक करके दर्शन कर लेते हैं एक एक मिनट के अंदर। तो मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखी थी। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करता, उसकी सरफेस पे चला आता है। ये इसका मेन कॉन्सिक्वेंस रहता है, इसके अंदर लिखा भी है, द चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स सरफेस। दूसरा, the electrostatic force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them। आप देख रहे थे कि जो फोर्स लगता है 1/r² के हिसाब से लगता है। ये तो थ्योरेटिकल बात है कि कंडक्टर के ऊपर अंदर चार्ज नहीं होता, कोई भी कंडक्टर आप ले लेंगे, चार्ज देंगे, सारा चार्ज इसके सरफेस पे पाया जाएगा। ये क्या होना चाहिए? कंडक्टर। तो ये आप गॉस लॉ में सीखे थे, वो इक्वेशन इनकी पहली इक्वेशन साबित हुई। मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन साबित हुई गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जहां पर B डॉट ds की वैल्यू 0 थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर कोई फ्लक्स जा रहा है किसी क्लोज सरफेस में तो उतना ही निकलना होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई पोल पाया गया नॉर्थ तो साउथ भी पाया जाएगा, दोनों एक दूसरे को किल कर देंगे, नॉर्थ और साउथ साथ में ही मिलेगा, अलग अलग नहीं। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि अलग से नॉर्थ मिल जाए। चार्ज तो होता है प्लस अलग से माइनस अलग से, लेकिन पोल्स अलग से नहीं होते। नॉर्थ अकेला नहीं होगा, जोड़े में होगा, नॉर्थ साउथ साथ साथ। ये इसका कॉन्सिक्वेंस था। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ को आप समझ पाए थे, ये एक कहानी लिखी है -dφ/dt, ये ईएमएफ वगैरह की, और ये इससे ही साबित हो गया था कॉन्सिक्वेंस की चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ, या अभी हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब इसकी लास्ट वाली आज जो पढ़ी एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, इसकी चर्चा आज हमने देखी। तो इन्होंने ये बता दिया कि भाई
कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। तो ये इन चार जो इक्वेशंस थी ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको मालूम होनी चाहिए और सब पढ़ी हैं आपकी, कोई नई चीज नहीं है, बस उनको एक साथ रखना है। ये चारों आप पढ़े हुए हैं, पहले चैप्टर से लेके अब तक चारों पढ़ी हैं, तो कुछ नया नहीं पढ़ा आपने। हाँ, उसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में नजरिए से देखा जो मैक्सवेल ने देखा, और इसी बेसिस पे इन्होंने क्लेम किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, जो बाद में सही साबित हुई। आगे चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल एक दो लगा लेते हैं, इससे बात और पुख्ता हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स each of radius 5 centimeter is being charged so that electric field in the gap between its plates rises steadily at the rate of this one. इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? तो डिस्प्लेसमेंट करंट हम जानते हैं, आई डी की बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी लिख सकते हो, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यहां थोड़ा सा हम कानून करेंगे, यानी इस फाई को हम E इंटू ए लिख देंगे, और अब ये इक्वेशन हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डीई अपॉन डी टी, और डीई अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है। एक कदम और बढ़ाते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, एरिया का मतलब सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वायर, और ये रहा डी ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12, पाई की जगह 3.14 रख दो। रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेते हैं, -2 और आर स्क्वायर हो गया, और साथ में डी अपॉन डी टी जो कि 10 की पावर 12 है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.07 एम्पियर। डिस्प्लेसमेंट करंट की तरह है तो यूनिट भी एम्पियर ही होगी। इस तरह से देखिए सवाल सॉल्व हो गया, कोई परेशानी आपको हो ही नहीं सकती, इतना सॉलिड तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है। इसको नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल हम लोग और लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 microfarad is changing at the rate of 5 volt per second. What is the displacement current in the capacitor? तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये dv अपॉन dt की दे रखी है जो कि 5 वोल्ट पर सेकेंड है, और c की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैरेड, यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। आगे बात करते हैं अगेन id की, तो id था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, फिर इसको लिख सकते हो d अपॉन डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्टेज के टर्म में लिख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट d अपॉन डी टी, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो v अपॉन एल इंटू ए। आप जानते हैं कि जो रिश्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में वो E, वोल्टेज का मतलब चेंज इन वोल्टेज में, ये पढ़े थे ना, ये dv अपॉन dx, इसी से लिखते हैं ये v अपॉन v क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ये वैल्यू यहां लिख दी। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, id की वैल्यू लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए एल अपॉन एल, और ये वैल्यू रही dv अपॉन dt। अब ये देखिए क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर को आप पकड़ते थे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से, ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स था, यहीं पर हमने ये एल ले रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल विच इज कैपेसिटेंस इंटू डीवी अपॉन डी टी। तो सी क्या रहा, 1 इंटू 10 की पावर -6, और डीवी अपॉन डी टी क्या रहा, 5। तो ये वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, या इसको कह सकते हैं 5 माइक्रो एम्पियर। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल भी लगा पाएंगे जो बिल्कुल बढ़िया हैं और पूरी बात कहते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बेटा अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो या लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स आपसे निकलने लगे, तो आप झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। देश के किसी कोने में पढ़ रहे हो, कोटा में ही क्यों ना हो, किसी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, तो भी आप पाएंगे कि इन लेक्चर्स में आपको गजब का वैल्यू एडिशन मिल रहा है।
और इसका मजा आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।